हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपने अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। देखिए, अब आपके पास जो भी टाइम बचा है उसमें जस्ट आपके जो भी नोट्स हैं, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए जितना आप कर सकते हैं, एंड देन PYQs की प्रैक्टिस कीजिए। ये बस आपके लिए इनफ है। इतना अगर आप करते हैं 100% आपका सीटेट क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ SST कंटेंट के 40 क्वेश्चंस। ठीक है, 40 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि 40 में से आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारी SST की 5th क्लास है। ओके, इससे पहले मैं 4 क्लासेस कंप्लीट करवा चुकी हूँ। हर क्लास में मैंने आपको 40 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो 40 अगर देखिए 5 क्लास हो जाएगी हमारे, तो लगभग 200 क्वेश्चन मैं आज तक आपको SST कंटेंट के प्रोवाइड कर चुकी हूँ। ठीक है, बात करती हूँ SST पैडागोजी की। तो देखिए पैडागोजी आपका 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स के ही रहते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको आई थिंक 4 से 5 से 6 क्लासेस मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कर दी हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आपके देखिए कम से कम मैंने 120 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो इन सीरीज़ को अगर आप वॉच करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कुछ भी अलग नहीं है। आपको भी पता है कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रंशोत्त पर्वत है। ठीक है, हिमालय पर्वत, अपलेशियन पर्वत, यूराल पर्वत या फिर वॉसजेस पर्वत। ठीक है, तो आपको बताना है कि ब्रंशोत्त पर्वत इसमें से कौन सा है। करेक्ट आंसर है आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4 वॉसजेस पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके 2 कथन दे रखे हैं, A और B। ठीक है, देखिए आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि A इसकी व्याख्या करता है या नहीं करता है, इससे रिलेटेड है कि नहीं है। अगर आप इस सीरीज़ को वॉच करते हैं तो आपका 100% कन्फ्यूजन यहाँ से दूर होने वाला है। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये कैसे हम फाइंड करते हैं कि ये रिलेट करता है कि नहीं। अभी सेकंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कथन ये क्या कह रहा है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो बिल्कुल सही बात है, पृथ्वी से जो हमें चंद्रमा इस टाइप का दिखाई देता है, लेकिन रियल में चंद्रमा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। कथन B क्या कह रहा है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपनी अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो ये भी आपका सही है चंद्रमा के बारे में। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये जो एक भाग इसका दिखाई देता है वो इसी वजह से दिखाई देता है जो आपका कथन B लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आपस में रिलेटेड भी हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। A और B दोनों सही हैं तथा B एक ही सही व्याख्या करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। मुझे लगता है आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। ठीक है, देखिए वायुमंडल में हमारी जितनी भी लेयर हैं, 5 लेयर हैं टोटल, उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। बहुत सिंपल है। ठीक है, कौन सी लेयर में क्या होता है। ठीक है, कौन सी लेयर में जो है ओजोन लेयर पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक है, इस तरीके से कौन से में उल्का पिंड चलते हैं, कौन से में एस्टेरॉइड चलते हैं, किस तरह से जो है रेडियो तरंग जो है वापस जाती है पृथ्वी पर। तो ये सारी जो लेयर है उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन मैंने देखा है, जितने भी सेट आपको करवाए हैं रिपीट हुआ है। ठीक है, तो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। जो उल्का पिंड है आपके वो मध्य मंडल में जलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कायांतरित सेलों के बारे में। ठीक है, तो आपको 3 कथन दे रखे हैं कायांतरित सेल के बारे में। आपको बताना है कौन कौन से सही है कौन से गलत है। आग्नेय और अवसादी शेल उच्च ताप दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये आपकी सही है। ठीक है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ही ये आग्नेय और अवसादी शेल कायांतरित सेलों में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, कायांतरित शेल उच्च दाब और ताप के प्रभाव में पिघलकर जो है द्रवित मैग्मा बनाते हैं। तो ये भी आपका सही है। लास्ट है आपका संगमरमर एक कायांतरित सेल है। तो तीनों ही यहाँ पर आपके स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। A B C सभी सही हैं। नेक्स्ट है आपका ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। प्रवास का मतलब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ऋतु प्रवास यानी कि किसी जगह पर मान लीजिए ज़्यादा सर्दी है तो वहाँ से जो है हम वहाँ ना रह करके किसी दूसरी जगह चले जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, वो हमारा होता है प्रवास। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा, लोगों के आवागमन से। ठीक है, जब ज़्यादा ठंडी उनको अपने यहाँ पर जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ लगी तो वो किसी ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ पर ज़्यादा ठंडी ना होगी, है ना। और दूसरा है घरों की आसपास की बसावट से। तो ऐसा नहीं है, घरों के अंदर छोटे पौधों का यहाँ पर कोई स्थान ही नहीं है इस कथन में। ऐसा स्थान जहाँ बस्तियाँ विकसित होती हैं। तीनों ही गलत हैं। ठीक है, आवागमन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है विंड के बारे में है, पवन के बारे में है। ठीक है, तो देखिए पवनों के बारे में पढ़ लेना, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पवन के बारे में आ चुका है। तो स्थायी पवनों के संबंध में कथन A और B पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। 2 कथन आपको दे रखे हैं। पहला क्या है, ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। तो सही है ये आपका। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इसके उदाहरण है। तो दोनों ही कथन आपके यहाँ पर सही हैं स्थायी पवनों के। तो ऑप्शन नंबर जो A B आपका कहाँ सही है, दोनों ऑप्शन नंबर 3 में, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस किसके उदाहरण हैं। ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस जो है किसके उदाहरण है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको देखिए यहाँ पर कुछ लक्षण दिए गए हैं गैस के, बायोगैस, प्राकृतिक गैस, भूतापी ऊर्जा, मोम। आपको बताना है इन तीनों में से ये किसके लक्षण हैं, किसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, बायोगैस की हैं या प्राकृतिक गैस की हैं, जो भी है। ठीक है, पहला देख लेते हैं। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो आई होप कि आप
स्टेटमेंट फर्स्ट से यहाँ पर पहचानने होंगे, वैसे 2 भी पढ़ लेते हैं। यह ऊर्जा स्रोत तब तक निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, प्राकृतिक गैस, यानी कि इसको हम कहते हैं नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन ईजी है बहुत। भारत का शोध संसाधन मैत्री कहाँ स्थित है? तो जो भारत का शोध संसाधन मैत्री है वो आपका अंटार्कटिका में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका मैचिंग है। मैचिंग को देख करके आप बिल्कुल भी ये मत सोचा करिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा इसको, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये सबसे इजी होती है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको 1-2 भी पता है ना तो भी आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। और इस सीरीज में मैंने आपको यही बताया कि किस तरीके से आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। देखिए मान लीजिए आपको नर्मदा घाटी, वज्जी, गारोपाड़ी, किसी के बारे में नहीं पता, किसी एक के बारे में तो पता होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक है। अब जैसे गंगा घाटी, तो गंगा घाटी का क्या है, यहाँ पर क्या हुआ था, लगभग 2500 वर्ष पूर्व यहाँ पर क्या हुआ था, जो पूर्व के शहर थे वो विकसित हुए थे, ठीक है। तो डी का आपका थर्ड होने वाला है। डी का थर्ड देखिए ना तो ऑप्शन नंबर 1 में है, ना ही 2 में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, और ना ही ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहीं से आप अपने आंसर तक पहुंच गए। बाकी आप और भी देखो तो सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, ये आपको पता होगा है ना। ये यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहले जो नगर वगैरह थे, जो शहर थे, वो यहाँ पर सबसे पहले विकसित किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर ई का 4 देखिए आपका ऑप्शन नंबर 3 में ही है। तो यहाँ से भी आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है अपने आंसर तक पहुँचने का। देखिए मैं वैसे ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, लेकिन इतना कहना चाहूँगी क्योंकि जो एफर्ट्स मैं आपके लिए कर रही हूँ उसके लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और जो भी फ्रेंड्स आपकी सीटेट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे करेंगे, उनके साथ वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में प्रारंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्न में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? देखिए कल भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, उससे पहले भी मैंने आपको एक क्लास में क्वेश्चन करवाया है। प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत, तृतीयक स्रोत, ये सभी क्या होते हैं, इनके बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपने सीरीज वॉच नहीं की है तो प्लीज़ इसको कंटिन्यूसली वॉच कीजिए। पहला क्या है, कांगड़ा शैली की चित्रकला, गिरनार शिलालेख, पादशाह नामा चित्रकला, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है आपका यहाँ पर, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, कैसे पढ़ाया जाता था? सरकारी संस्थानों में एक निश्चित फीस लेकर, या फिर साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, या फिर वार्षिक परीक्षा के माध्यम के मूल्यांकन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, BCE का क्या तात्पर्य है? यानी कि जनरली आपसे यहाँ पर BCE की फुल फॉर्म पूछी हुई है, बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर सीजर एरा, या फिर बिफोर कंटेम्प्रेरी एरा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, BCE की फुल फॉर्म होती है बिफोर कॉमन एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज हम ये कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? यानी कि हम ये चीज़ जो है किस बेस पर बोलते हैं कि पहले जो है पुरापाषाण काल में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे, ठीक है। तो उसका रीज़न आपको बताना है। हमारे पास उस समय के लेखन में इन पक्षियों का विस्तृत वर्णन था इसीलिए, या फिर महाराष्ट्र के पटने में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके पाए गए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर 2 ही है आपका, महाराष्ट्र के पटने में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके पाए गए थे। इसी बेस पर हमने कहा कि जो पुरापाषाण काल है उसमें भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है। तो आई होप कि इसके बारे में सभी ने पढ़ा होगा। हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ था, ठीक है। 4 कथन आपको यहाँ दे रखे हैं, सही व्याख्या चुने, यानी कि आपको सही बताना है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे शासकों ने नियंत्रण खो दिया था इसीलिए हुआ था, या फिर क्षेत्र में वनों की कटाई हो सकती थी, ठीक है। तीसरा है आपका सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, और लास्ट है आपका नदियाँ शायद सूख गई, ठीक है। तो इसका देखिए जो रीज़न है अंत कैसे हुआ था, तो A, B और D आपका यहाँ करेक्ट है, C आपका करेक्ट नहीं है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, ये आपका सही नहीं है। बाकी A, B, D तीनों ही आपके हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका महायान बौद्ध धर्म के तहत, यानी कि महायान बौद्ध धर्म के तहत क्या हुआ था वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सत्य है? यानी कि इन दोनों के अंतर्गत कौन सा आपका यहाँ पर ट्रू है वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, दिल्ली से बंगाल जैसे दूर के प्रांतों को नियंत्रित करना मुश्किल था। कब? खिलजी और तुगलक जो वंश था उसके अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 की क्रांति से, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट क्रांति है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है, मैंने देखा है, ठीक है। तो 1857 के विरोध के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपना नियंत्रण कैसे मजबूत किया वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन में थे। तो पहला पढ़ते हैं, भारतीय मामलों के अधिक जिम्मेदार प्रबंधन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश शासन में स्थानांतरित करके। अगर आपने पढ़ा है तो फर्स्ट ही आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधिक लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, ठीक है। याद रखना नहीं है, नेगेटिव पूछा है आपसे। तो निर्वाचन के माध्यम से चुने गए प्रतिनिधि, तो ये तो है, ठीक है। दूसरा है प्रतिनिधियों के हाथों में निर्णय लेने की क्षमता, तो ये भी है। तीसरा है निर्णय लेने में व्यक्तियों की प्रत्यक्ष भागीदारी, देखिए डायरेक्ट भागीदारी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत पूछा है तो यही हमारा गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। भारत में किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है? लद्दाख को, अरुणाचल प्रदेश को, सिक्किम को या फिर हिमाचल प्रदेश को? तो आई होप कि सभी ने इसका सही किया होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। लद्दाख को जो है छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में अपीलीय प्रणाली क्या है? ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक इसका सभी करेक्ट करेंगे। न्यायिक सेवाओं के लिए आवेदन करने का प्रावधान गलत। अदालत के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान गलत है। सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने वाले राज्य के कार्यकारी प्रमुख के लिए प्रावधान, ये भी गलत है। 3 गलत हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली आपका 4th ही करेक्ट होगा। एक बार पढ़ लेते हैं। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान, ठीक है, यही होता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता नहीं है? फिर से आपसे नहीं पूछा यानी कि गलत पूछा है, ठीक है। जो विशेषता नहीं है प्रायद्वीपीय पठार की वो आपको बतानी है। तो यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, ये तो सही है। दूसरा, अरावली पहाड़ियों ने इसे उत्तर पश्चिम की ओर से सीमाबद्ध किया हुआ है, तो ये दूसरा भी आपका सही है। तीसरा है, यह कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिजों से समृद्ध है, तो ये भी आपका प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता है। ऑब्वियसली आपका ऑप्शन नंबर 4 बचा, यही गलत हो जाएगा। महानदी और कृष्णा नदी पठार में बहने वाली कुछ पश्चिमी नदियां, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और गलत ही हमसे पूछा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अफ्रीका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अफ्रीका के बारे में आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है। अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, गलत। यह एकमात्र महाद्वीप है जिसके माध्यम से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं, बिल्कुल करेक्ट बात, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अफ्रीका के बारे में। नेक्स्ट है आपका, भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। तो शरद ऋतु में वहाँ पर वर्षा क्यों होती है वो आपको बताना है, उसका रीज़न बताना है। तो पवनें मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी में वापस जा रही होती हैं, इसीलिए होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, यही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कोस्टा रिका के दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है? तो इनमें से क्या है जो कोस्टा रिका के दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है, वो आपको बताना है। पहला है, स्वास्थ्य और रक्षा पर समान व्यय, गलत। रक्षा बजट का स्वास्थ्य बजट से अधिक होना, ये भी आपका गलत है। तीसरा है, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अधिक व्यय करने में सक्षम होने के लिए सेना का ना होना, तो ठीक है, यही आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किसके लिए? सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिस्टा के दृष्टिकोण के रूप में। नेक्स्ट है आपका, 1997 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को ब्लैंक यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए विशाखा दिशा निर्देश तैयार किए थे। तो किससे रिलेटेड किए थे? महिलाओं को वाहनों में, कार्यस्थलों पर, वैवाहिक संबंध में या फिर सड़क पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर 2, कार्यस्थलों में। और ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको शायद आपकी 5 से 6 क्लासेस में ये 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एज इट इज, ठीक है। तो निम्न में से कौन भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, केंद्र सरकार जो है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ठीक है। तो ये सभी आपको पढ़ लेने हैं कि कौन किसकी नियुक्ति करता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासन अधिकारी नहीं है? ठीक है, नेगेटिव बताना है आपको, गलत बताना है कि इनमें से कौन ऐसा है जो ग्रामीण प्रशासन अधिकारी नहीं है, ठीक है। तो पटवारी तो होता है, ठीक है, ग्रामीण से रिलेटेड होता है। नगर निगम के वार्ड पार्षद, तो यही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा ग्रामीण प्रशासन अधिकारी नहीं है। नेक्स्ट है आपका, DK बसु दिशा निर्देश क्या हैं जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए हैं? जो भारत का हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा निर्धारित किए हैं DK बसु दिशा निर्देश, वो क्या है आपको बताना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित दिशा निर्देश को ही हम DK बसु दिशा निर्देश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन अधिकार अधिनियम 2006 से, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, वन अधिकार अधिनियम 2006 अपने शीर्षक में किस वर्ग के अधिकारों को मान्यता देता है? ठीक है, तो आई होप कि सभी इसको कर पाएंगे, इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। किसको मान्यता देता है? अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को, अत्यंत पिछड़े वर्ग को। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ये मान्यता देता है अनुसूचित जनजातियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। तो अपनी क्लासेस में मैं जो है इसको कई बार बता चुकी हूँ, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक स्रोत, द्वितीय स्रोत और तृतीयक स्रोत, ये सभी आपको पता होने चाहिए कौन से होते हैं, क्या होते हैं। फिलहाल यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हमारा अतीत फर्स्ट कक्षा के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्यपुस्तक, ये हमारा क्या है, एक द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बॉम्बे, मद्रास और बंगाल की प्रेसिडेंसी निम्नलिखित ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक पदों में से किससे विकसित हुए थे? ठीक है, तो आपको बताना है कि किससे विकसित हुए थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है, सूरत, मद्रास और कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूफी संत की कब्र को किस रूप में जाना जाता है? खानका, ईदगाह, गुलफरोशन या फिर इसको हम कहते हैं दरगाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। दरगाह को हम सूफी संत की कब्र के रूप में जाना जाता है, हम जानते हैं।
नेक्स्ट है आपका विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में ब्लैंक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यानी कि ये जो सिद्धांत है विशिष्टाद्वैत का, ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? रामानुज के द्वारा, बसवेश्वर के द्वारा, एकनाथ के द्वारा या फिर सखुबाई के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है, रामानुज के द्वारा। नेक्स्ट है आपका एक गैरीसन शहर निम्न को दर्शाता है। सिंपली आपको यहाँ बताना है कि जो गैरीसन शहर होता है उसको हम किसको हम इसमें से गैरीसन शहर बोलेंगे। तो एक शहर के समीप की भूमि जो उससे माल की आपूर्ति कराती है उस भूमि को बोलते हैं, या फिर ये सैनिकों के साथ एक गढ़ी वाली बस्ती होती है, इसको हम गैरीसन शहर कहते हैं। तो देखिए आपका यहाँ ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट है। गैरीसन शहर क्या है? सैनिकों के साथ एक गढ़ वाली क्या है? बस्ती थी। और फिर से आपका आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। पृथ्वी की सतह से शुरू होने वाले वातावरण की परतों की सही व्यवस्था को चुनें, ठीक है। देखिए वायुमंडल में आपकी जितनी भी परतें हैं प्लीज़ उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, कौन सी जो लेयर है उसमें क्या होता है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। उनका क्रम भी याद रखना, सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल, इस तरीके से आपको क्रम भी याद रखना है लेयर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्रम ही देखिए पूछ लिया गया कि सही क्रम में लगाइए उनको। तो देखिए पहले क्षोभ मंडल आता है आपका, फिर समताप मंडल आता है, तो ऑप्शन नंबर 1, 2 जो है आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऋतुएं निम्नलिखित में से किस कारण से उत्पन्न होती हैं? आई होप कि इसका रीजन सभी को पता होगा, सिंपल है बहुत, ठीक है। जो ऋतुएं होती हैं वो किस वजह से उत्पन्न होती हैं? तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, पृथ्वी के घूर्णन और उसके अक्ष का झुकाव जो है समान दिशा में होता है, इसी वजह से ऋतुएं जो हैं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल का प्रमुख घटक है, यानी कि हमारा जो वायुमंडल है जनरली आपसे ये पूछा है कि उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन। और मुझे नहीं लगता कि किसी ने इसको गलत किया होगा। नाइट्रोजन के बाद जो दूसरी गैस पाई जाती है वो होती है आपकी ऑक्सीजन, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हमारी वायुमंडल है उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। तो ये हमारी वायुमंडल का प्रमुख घटक होता है। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिम नदों के निक्षेपण की विशेषता को कहा जाता है, यानी कि हिम नदों के निक्षेपण की विशेषता को क्या कहते हैं? समुद्र गुफा, हिमोड़ या फिर लोएस। लोएस क्या होता है? नदियों की घाटी में जम जाने वाली चिकनी पीली भूरी मिट्टी को हम लोएस बोलते हैं। और सेतु, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, हिम नदों के निक्षेपण की विशेषता को हम हिमोड़ बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे आज आपके SST कॉन्टेंट के 40 क्वेश्चन। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।